हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे, गुड इवनिंग। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूं। कैसे मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी क्लास में व्यस्त भी होने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग लगातार क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कल की क्लास में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें आपसे डिस्कस की थी, सैटरडे की क्लास में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी जो टॉपिक है वो आपके लिए इतना ज़्यादा कंपलसरी और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको बने रहना है हमारे साथ में इस वीडियो में। और एक एक प्रश्न को, एक एक तथ्य को और एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से नोट करते हुए चलना है, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी एक क्वेश्चन ना छूट सके। तो देखेंगे आज की इस क्लास में बहुत प्यारे प्यारे से सवाल जवाबों को हम लोग लेकर के बात करने वाले हैं और आप सभी लोगों का सहयोग सपोर्ट साथ मिलता रहे। एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर अगर नए हैं तो कर लीजिएगा। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को लेकर के। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, खूब सारा प्यार, माता रानी का आशीर्वाद। चलो तो स्टार्ट करेंगे, बातें थोड़ी कम बनाएंगे और पढ़ने पर फोकस ज्यादा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले माता रानी सरस्वती का आशीर्वाद तो हम लोग लेंगे ही लेंगे और माँ सरस्वती से ऐसी कामना करेंगे कि हे माँ सरस्वती हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करें और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। ऐसी माँ से हमारी कामना है, ऐसी माँ से हमारा भैया प्रे है, अभिनंदन है। तो माता रानी हम सब पर कृपा जरूर बरसाएंगी। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं भाई, वो पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है भाई, आवर्त सारणी के ऊपर बात करेंगे। आवर्त सारणी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होती है, कौन सी होती है, कैसे कैसे इससे प्रश्न बनते हैं, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। क्वेश्चन के आधार पर इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने की हम लोग क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो आइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है भाई। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से सवालों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा यहाँ पर की है, तो याद रखेंगे क्या आंसर होगा इसका। फटाफट से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। देखो, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाएगा, आवर्त कहा जाएगा, अपर रूप कहा जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग आवर्त सारणी बनाए तो कुछ इस प्रकार से आवर्त सारणी हमारी बनती है ना, कुछ इस प्रकार से आवर्त सारणी हमारी क्या भैया बनती है, सॉरी। जब हम लोग आवर्त सारणी की बात करते हैं ना, तो आवर्त सारणी जो है कुछ इस प्रकार से हमारी बन करके आती है, शायद आपको पता होगा मेरे भाई। इस प्रकार से आवर्त सारणी हमारी बनती है, इस प्रकार से, है ना। ये आवर्त सारणी होती है हमारी कुछ ऐसे। अब इसमें क्या दिखाई देता है आपको, ऐसे करके ये कुछ चीजें आपको ऐसे दिखाई दे रही होती हैं, है ना, कुछ चीजें आपको ऐसे करके ये दिखाई दे रही होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या, कुछ इस प्रकार से आपको आवर्त सारणी दिखाई देती है। यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज दोनों देखने के लिए मिल जाती हैं आपको, जिसे हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं मेरे भैया। एसपीडीएफ, इसमें 4 ब्लॉक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एसपीडीएफ, इसमें 4 ब्लॉक बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये कहना चाह रहा है कि ऊर्ध्वाधर जो होता है, ऊर्ध्वाधर की अगर हम लोग बात करते हैं, स्तंभों को क्या कहा जाएगा भैया, वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो इन दोनों में से एक ही चीज होगी। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऐसे की बात कर रहा है या फिर ऐसे की बात कर रहा है, इन दोनों में से आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज समझिएगा कि ये जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे इसमें 7, तो भैया जब ऐसे जो लाइन होती है हमारी खड़ी हुई, ये क्या होती है, जो खड़ी लाइन होती है, याद रखेंगे जो खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे आवर्त कहते हैं मेरे भैया। क्या कहेंगे, आवर्त के नाम से जानेंगे। और एक और मैं बता रहा हूं, ऐसे करके ये पड़ी हुई लाइन आप ऐसे कह सकते हैं। पड़ी जो लाइन होती है मेरे भैया, पड़ी लाइन जो होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग के नाम से जानते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहना जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर, तो आपको मैं बता दूं इसमें 7 आवर्त और 18 क्या होते हैं भैया, 18 वर्ग होते हैं। 18 क्या होते हैं भैया, पीरियोडिक टेबल में वर्ग होते हैं, और 7 क्या होते हैं, इसमें आवर्त होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं बेटा, इसमें वर्ग होते हैं। 18 वर्ग 7 आवर्त। तो देखो ऐसे करके जो खड़ी हुई लाइन है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, वर्ग। ऊर्ध्वाधर लाइन में जो बनते हैं वो कितने होते हैं, वर्ग होते हैं। और वर्ग की संख्या जो होती है, सॉरी, जो ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है मेरे भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। और आवर्त इसमें कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भैया, वर्ग हो जाएगा। इस अबे यार, ऊर्ध्वाधर जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पड़ी हुई लाइन होता है, पड़ी लाइन होता है, और ये कितनी होती है, 18 होती हैं। तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 18। ठीक है, वर्ग होगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आंसर करके बताएंगे सभी साथी जल्दी जल्दी फटाफट से कि इसका क्या आंसर होगा। देखो, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी भैया, अगर मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करता हूं तो मेंडलीव साहब ने क्या किया, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो इन्होंने क्या किया है, किसके आधार पर, एक तो हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, किसके आधार पर भैया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान, और दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मौलिक गुण भी होते हैं भैया, मौलिक गुण, मौलिक गुण, और क्या कह सकते हैं आप लोग, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर सजाया गया है, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर सजाया गया है, सजाया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी नियमों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन, तो भैया वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन के होते हैं। किसके भैया, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन के होते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को दिया उस समय केवल और केवल मात्र मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय पर, इस समय पर केवल 63 ही तत्वों को बताया गया था। ओनली 63 यहाँ पर क्या थे भैया, एलिमेंट। टोटल एलिमेंट की जो संख्या थी इस समय पर, वो संख्या कितनी थी भाई, 63 थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 63 किसका भाई, तत्वों के बारे में जानकारी दी गई थी जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या है, बताया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट होगा भैया, बी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्त क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज की बात कर रहा है। अभी अपन लोगों ने यहाँ पर किसकी बात की थी भाई, ऊर्ध्वाधर की बात की थी। ऊर्ध्वाधर मतलब पड़ी हुई लाइन, और पड़ी हुई लाइन कितनी थी, 18 सीधी सीधी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कहना चाह रहा है भाई क्षैतिज, और क्षैतिज का मतलब होता है खड़ी हुई लाइन। क्षैतिज का मतलब क्या हो जाएगा, खड़ी हुई लाइन। तो ऐसे करके जो बनता है, ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो कितने बनते हैं ये भाई, 7 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ जरा। 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं, 7 बन जाते हैं। ठीक है, बोलो हाँ सर, सही कह रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से ये हमारी जो आवर्त सारणी होती है, तो इसमें ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ऐसे करके, इन्हें क्षैतिज बोला जाता है, ऐसे करके। तो ये कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो आवर्त सारणी है, क्या है भैया, आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी के अंदर क्या है, 18 तो आपको वर्ग मिल जाते हैं जो पड़ी हुई लाइन में होते हैं, और 7 इसमें क्या मिलते हैं भाई मेरे, आवर्त मिलते हैं। 7 क्या मिलते हैं भैया, इसमें आवर्त मिलते हैं। तो 7 आवर्त हैं, 18 इसमें क्या है मेरे भाई, वर्ग देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, चलो। तो जो क्षैतिज होते हैं वो 7 होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। यहां पर सही करेक्ट आंसर सभी बच्चों का जा रहा है, बहुत बढ़िया। सी इज द करेक्ट हियर। ठीक है, बातें कम करके थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दो। एक एक प्रश्न बहुत अच्छा है और आता है पूछने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बात कर रहा है लोहे के परमाणु क्रमांक की मेरे भैया। आंसर करके बताओ, ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं। जो आयरन होता है, लोहा होता है, अगर इसका मैं सिंबल की बात करता हूं, इसका प्रतीक क्या है, अगर इसके प्रतीक की बात करता हूं तो प्रतीक होता है इसका Fe मेरे भाई। और लोहे का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करता हूं तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 26 होता है। क्या होगा भैया, 26 होगा। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी बी। बी इज द करेक्ट हियर। क्या होता है भैया, बी इज द करेक्ट हियर। ठीक है भाई, रासायनिक प्रतीक इसको बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे रासायनिक प्रतीक। तो रासायनिक प्रतीक क्या है, Fe होगा, और इसका
परमाणु क्रमांक क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका भैया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है भाई मेरे 26 होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछने के लिए कि ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो एक बार फटाफट से आंसर करिएगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से। चलो अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी जो धातुएं होती है ना जिनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से कटने वाली धातुओं का गलनांक और घनत्व भी कम होता है। याद रखना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो चाकू से काटने वाली, चाकू से कटने वाली सभी धातुओं का गलनांक व घनत्व भी कम होता है। हालांकि आप सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वो बात ठीक है, क्योंकि आपने आंसर किया है क्या मेरे भाई, ऑप्शन डी, मतलब सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम तो होता ही होता है, लेकिन लिथियम भी इसके साथ आप लोग याद कर लेना भाई। क्या याद करेंगे, सोडियम, क्या याद करेंगे भैया, सोडियम, और क्या याद करेंगे, लिथियम, लिथियम, और क्या याद करेंगे आप, पोटेशियम। तो ये सारी की सारी जो धातुएं हैं इनको आप लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है मेरे भाई, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इन्हें चाकू से भी काटेंगे। तो क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हियर। यहां पर आपका सही जवाब क्या जा रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आंसर बढ़े आगे। अगला पॉइंट देखेंगे भाई। अच्छा ये धातुएं कैसी होती हैं, ये क्षारीय धातुएं होती हैं। कैसी होंगी, क्षारीय धातु। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उपधातु, बहुत अच्छा प्रश्न है। उपधातु, उपधातु का मतलब समझते हैं, उपधातु क्या होती है भैया, उपधातु का मतलब समझते हैं क्या होती है उपधातु। उपधातु ऐसी धातुओं को बोला जाता है जो रूम टेम्परेचर पर अधातुओं की तरह काम करती हैं और टेम्परेचर बढ़ने पर वो धातुओं की तरह कार्य करती हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मतलब मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। मेटलॉइड उन धातुओं को कहा जाता है जो कमरे के तापमान पर रूम टेम्परेचर पर अधातु की तरह और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वो धातु की तरह कार्य करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड या उपधातु के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा उपधातुओं की संख्या अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी होती है भाई, 7 होती है। उपधातु क्या होती है पता है, ये रूम टेम्परेचर होगा, मतलब जो कमरे के तापमान पर धातु की तरह, धातु व तापमान बढ़ने पर कमरे के तापमान पर अधातु की तरह, अधातु व तापमान बढ़ने पर धातु की भांति बिहेव करती हैं, धातु की भांति होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अगर देखो अगर मैं बात करता हूं उपधातुओं की, तो उपधातुएं जो होती है ना, जो मेटलॉइड होती हैं, मेटलॉइड जो होते हैं ना, ये कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं भैया, ये 7 होते हैं। जैसे अगर आपसे एक पहला पूछने के लिए आता है, कौन कौन से होंगे भैया 7 बताना, तो पहला आता है बी का मतलब होता है भैया बोरोन। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा, सिलिकॉन, जिसे हम SI से प्रदर्शित कर लेते हैं। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो बोरोन, सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम, और जर्मेनियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होगा GE। क्या होगा भैया, GE। और जर्मेनियम के बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है चौथा वाला, वो हो जाएगा आर्सेनिक, AS से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो 5वें नंबर की हमारी उपधातु होती है, इसका नाम क्या होता है भाई, SB होगा, जिसे हम लोग एंटीमनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, एंटीमनी। और छठवें की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, टेल्यूरियम होता है, जिसे TE के नाम से, TE से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और सातवां जो आपका होगा जिसे हम लोग पॉलिनियम कहते हैं, PO इसका प्रतीक चिन्ह होता है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेल्यूरियम और क्या हो जाएगा हमारा भैया, पोलिनियम होगा। तो ये सातों मिलकर के क्या होती है, हमारी उपधातुएं होती हैं। क्या होती हैं, उपधातु। अच्छा, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में, भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सी उपधातु होती है भैया, सर्वाधिक जो उपधातु होती है याद रखेंगे वो कौन सी होती है, वो होती है SI। SI का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो ये सिलिकॉन जो होता है ना, वो हमारी भूपर्पटी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, उपधातु होती है। अच्छा, एक प्रश्न आता है यहाँ से कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से उपधातुओं का प्रयोग, जो मेटलॉइड होती हैं, इन मेटलॉइड का प्रयोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अर्धचालक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे उपधातु का यूज कहां पर किया जाता है, तो अर्धचालक उद्योगों में। कहां पर भैया, अर्धचालक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर देखो FeCu निकल और SB क्या हो जाएगा आपका, SB कहीं दिख रहा है क्या, जरा SB का मतलब आपको समझ में आया। SB का मतलब होता है एंटी मनी। तो ये जो एंटी मनी होता है ना मेरे भाई, एंटी मनी होता है, इसे कहते हैं एंटी मनी। और एंटी मनी क्या होता है आपका, उपधातु होगा। तो आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहां पर जा रहा है। बहुत बढ़िया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बेंगलुरु। ठीक है, चलो, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती हैं, कौन से ब्लॉक में पाई जाएंगी, ये आपको आंसर करके बताना। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा भैया। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें SPDF नाम से क्या है भैया, ब्लॉक पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में SPDF के नाम के ब्लॉक पाए जाते हैं। तो कौन से ब्लॉक में तीनों चीजें पाई जाती हैं, बता दीजिएगा फटाफट से। देखो आप सभी को पता है कि जो हमारी पीटी होती है, जो पीरियोडिक टेबल होगी भैया, पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत क्या होता है, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ भैया, मेरे लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके लेफ्ट में धातुएं मेटल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भैया, मेटल पाई जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ पीटी के अंदर, कहां पर, पीटी के अंदर की बात करता हूँ, किसमें, जो राइट साइड होती है, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो राइट साइड में क्या होता है भैया, यहां पर नॉन मेटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल पाए जाते हैं, नॉन मेटल। और वहीं पर अगर मैं मिडिल पार्ट ऑफ पीटी की बात करता हूं, मिडिल पार्ट ऑफ पीटी, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, मेटलॉइड कह देते हैं। हालांकि हम ज्यादा तो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है ब्लॉक, तो ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, जैसे हमारे पास में ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास में क्या भैया, पीरियोडिक टेबल है, ऐसे करके मान लो, सपोज दैट कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, और इसके अंतर्गत क्या है, ये एफ ब्लॉक होता है नीचे वाला, तो आपको याद ही रखना है, ये तो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाले, ये दोनों जो है एफ ब्लॉक में होता है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों जो है एस ब्लॉक होता है। क्या होता है, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक होगा, ये एफ ब्लॉक होगा भैया, ये एफ ब्लॉक होगा, और ये पी ब्लॉक होगा। ये क्या होता है भैया, पी ब्लॉक होता है, और ये डी ब्लॉक होता है। तो यहां पर क्या है, जो डी ब्लॉक होगा, इसमें क्या पाए जाते हैं मेरे भाई, आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही चीजें पाई जाती हैं। ठीक, डी 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 पी, पी ब्लॉक करेंगे भाई, सॉरी, पी ब्लॉक में होता है। कहां पर होंगे, ये बहुत सबसे ज्यादा विविधता वाला है, और इसमें क्या होगा,
पी ब्लॉक में क्या है मेरे भाई, धातु, अधातु और उपधातु सारी चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी, तो पी ब्लॉक आंसर आपका सही होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक को सर्वाधिक विविधता वाला, पी ब्लॉक जो होता है ना, पी ब्लॉक क्या है, ये सर्वाधिक विविधता वाला ब्लॉक माना जाता है, सर्वाधिक विविधता वाला ब्लॉक, सर्वाधिक विविधता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका, बी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अविक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। अविक्रियाशील हैलोजन की बात कर रहा है, तो हैलोजन तत्व की जब आपको बात आती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि हैलोजन तत्व जो होते हैं मेरे भाई वो कौन कौन से होते हैं और कौन सा सबसे ज्यादा अविक्रियाशील होता है। आंसर करके बताएंगे फटाफट से। देखो अब अगर मैं हैलोजन तत्वों की बात कर रहा हूं जिसमें आपको क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया है, इसमें से जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक क्या होता है, एक तरीके से अविक्रियाशील होता है। क्या होगा ये, अविक्रियाशील होता है, सबसे अधिक अविक्रियाशील। अविक्रियाशीलता इसकी क्या होती है भाई, सर्वाधिक। अविक्रियाशीलता इसकी कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अच्छा एक चीज आपको और यहाँ पर याद रखना है, इसका जो प्रतीक होता है, क्या भैया, प्रतीक चिन्ह जो होगा वो क्या होता है, एफ होता है, मतलब एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लोरीन का जो परमाणु आकार होता है ना, इसके परमाणु आकार की मैं बात करूं तो सबसे छोटा होता है भैया, है ना। इसका जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं, एटॉमिक जो नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है ना। अच्छा एक और बात लिख लीजिएगा, इसका परमाणु आकार, किसका, फ्लोरीन का, इसका परमाणु जो आकार होता है, परमाणु आकार जो होगा भैया वो कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। परमाणु आकार फ्लोरीन का कैसा होगा, छोटा होता है। याद रखेंगे इस वाली बात को। यहीं पर मैं आपको एक और पॉइंट याद कराऊं तो क्या है भैया, तो ये जो फ्लोरीन होगा ना, जो फ्लोरीन होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कैसा होगा, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। याद रखने योग्य पॉइंट है ये वाला, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अच्छा एक और चीज आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ना वो सर्वाधिक होती है। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, इस बात को याद रखेंगे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। लेकिन विद्युत विभव कैसा होता है ये बता दो। अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है तो इसके मानक का जो अपचयन विभव होता है वो कैसा होता है, तो भैया इसका जो मानक अपचयन विभव होता है ना वो कैसा होगा, वो इसका अधिक होगा। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के साथ साथ क्या होता है भैया, मानक अपचयन विभव भी अधिक होता है। याद रखेंगे, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन, अपचयन अपचयन विभव भी अधिक होता है, भी अधिक होता है। ये चीज जानना जरूरी नहीं था कि कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील अविक्रियाशील है, लेकिन ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे ना ये जानना बहुत जरूरी था। इसका परमाणु आकार छोटा होता है फ्लोरीन का, याद रखेंगे। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, याद रखेंगे। इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होने के साथ साथ इसका मानक अपचयन विभव भी अधिक होता है, ये भी याद रखेंगे। और ये सबसे ज्यादा अविक्रियाशील क्या है भाई, एक हमारा धातु है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, हैलोजन तत्व होता है। समस्या आई क्या कोई, यहां तक बताओ जल्दी फटाफट से। अगला पॉइंट देखेंगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखेंगे, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य होता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस सदस्य का, किस
समूह का सदस्य होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको आवर्त सारणी के कुछ तत्वों के नाम याद हैं, कुछ वर्ग आवर्त आपको याद हैं, तो शायद इसका आंसर कर पाएंगे आप लोग। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं किसकी भैया, समूह दूसरा, आप तो सभी लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। समूह दूसरे का ये क्या होता है मेरे भाई, तत्व होता है, एक प्रकार से याद रखेंगे। अब ये समूह दूसरा क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कौन कौन से तत्व आ जाते हैं। जैसे कि आपको बेरिलियम सुना होगा, मैग्नीशियम सुना होगा, कैल्शियम सुना होगा। सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, समूह दूसरे के जो तत्व है ना, समूह जो सेकंड है हमारा, इसके जो तत्व है ना, उसमें कौन कौन सा आ जाता है, याद रखने योग्य है कि बेरिलियम होगा भैया, बेरिलियम, ठीक है, और मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है भैया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होता है, नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रोंशियम आता है, और बेरियम और रेडोन भी आ जाता है इसमें, ठीक है, बेरियम और रेडोन आ जाता है, रेडोन इसमें आ जाता है, ठीक है। चलो, रेडोन, रेडियम, सॉरी रेडोन नहीं, रेडियम होता भैया, रेडियम, रेडियम, ठीक, जिसको RA से रिप्रेजेंट करते हैं, RA, इसको BA से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रोंशियम जो होता है, स्ट्रोंशियम की बात करें तो भैया इसे SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैल्शियम का आपको पता ही होगा, Ca होता है, मैग्नीशियम का आपको पता ही है, और बेरिलियम की अगर बात करें तो इसको Be से रिप्रेजेंट किया जाता है, Be, ठीक है, इसे Mg, जिसे Ca, ठीक। तो ये सेकंड के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं, इनको आपने देखा, आंसर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, सबसे अधिक तन्य तथा आघात वर्धनीयता धातु कौन सी होती है। अब देखो, धातुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कई सारे पॉइंट हैं जो आपको याद करने, कई सारी बातें हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए मेरे भाई। अगर हम लोग धातुओं में देखें, पढ़ें, तो धातुओं के अंदर क्या है, देखो मेलिएबलता इनके अंदर, आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, मेलिएबल, मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अब ये धातुएं कैसी होती हैं भाई, मेलिएबल भी होती हैं। अच्छा, धातुएं कैसी होती हैं, डक्टाइल, डक्टाइल भी होती हैं। डक्टाइल का मतलब समझते हैं आप, तन्य होती हैं, तन्य। और इस आघात वर्धनीयता का मतलब है इन्हें पीटकर सीट के रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है पता है, पीट पीट कर सीट के रूप में, सीट के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ऐसी प्रवृत्ति जिनकी होती है उन्हें धातु कहते हैं। जिन्हें पीट कर सीट के रूप में बदल दें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। डक्टाइल का मतलब है खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ऐसी धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उन्हें डक्टाइल कहते हैं। तो ऐसी धातु जिन्हें खींचकर सीट के रूप में बदल दें, इन्हें खींचकर तार के रूप में बदल दें, तो ऐसी डक्टाइल, सर्वाधिक डक्टाइल कौन सी होती है भैया, तो गोल्ड होती है, सोना होती है। कौन सी होगी, सोना। और ऐसी जो आघात वर्धनीयता जिसमें ज्यादा होती है वो भी कौन सी होती है, सोना होती है। धातुएं जो होती हैं, अगर मैं धातुओं की बात करता हूं भाई मेरे, तो धातु जो होती है ना, ये क्या होती हैं, धातुएं ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, याद रखेंगे। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना, विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर गोल्ड आपका सही आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, गोल्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु का नाम आता है तो ऑस्मियम बता देना, सबसे हल्की धातु का नाम आता है तो क्या बता देंगे आप लोग, लिथियम बता देंगे, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया, बातें कम करो, थोड़ी सी पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है।
कि इस बिग समर सेल के अंतर्गत आपको 14 से लेकर के 20 जून की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको ये अप टू 90% का भैया अप टू 90% का डिस्काउंट तो मिल रहा है। लेकिन मेरे भाई आपके अपने उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल के 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए 13% का स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और वो 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको जो मिलेगा अप टू 90% के बाद मिलेगा, है ना। और वो क्या होगा, आपको UC13 आपको कोड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? UC13 कोड डालना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि आपके इस कोर्स की जो फीस है वो एकदम कम होती हुई नजर आएगी आपको। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है हमारे एप्लीकेशन क्लासेस का, जिसमें एक एक चीज़ को डेप्थ में और पढ़ने के लिए और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑफर आपके लिए उत्कर्ष फैमिली की तरफ से दिया गया। ये समर सेल का जो अप टू 90% का डिस्काउंट, और मेन चीज़ है कि इसके साथ साथ आपको UC13 कोड डालने के बाद 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप अवश्य इस वाले डिस्काउंट का फ़ायदा उठा करके हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ जाएं और आपकी एक एक छोटे छोटे पॉइंट को, एक एक हर चीज़ को जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलती है उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मेरे भाई तो देख लीजिएगा, जल्द से जल्द फटाफट से फटाफट आप लोग इसको क्या करेंगे, एनरोलमेंट इसमें ले लेंगे। आइएगा अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व पाए जाते हैं। कौन से ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के तत्व पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न कह रहा है और अच्छा ही प्रश्न है मेरे भैया। कौन से ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के तत्व पाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो कुछ ऐसे करके देखने के लिए मिलती है आपको। बोलो हाँ सर ऐसी मिलती है ना। ये मान के चलो कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल है भैया मेरे, है ना। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? हाँ सर यही है, ठीक है। चलो इसमें नीचे की तरफ आपको कुछ ऐसे करके लाइन सी देखने के लिए मिलती हैं। कुछ तत्व तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं और इसको बोला जाता है F ब्लॉक। इसे F ब्लॉक बोला जाता है। और F ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं लेंथेनाइड और इसे हम लोग कह देते हैं एक्टिनाइड। जो लेंथेनाइड सीरीज होती है उसमें परमाणु क्रमांक जो है हमारा 57 से स्टार्ट होता है और डैश चलते चलते ये लास्ट हो जाता है हमारा 71 तक। तो एटॉमिक नंबर जिसका 71 है वहां जाके ये खत्म हो जाता है। एक्टिनाइड सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो ये 90 से स्टार्ट होता है डैश करके 103 पर जाकर के ये खत्म हो जाता है। 57 से 71 तक 14 और 90 से 103 तक 14 हो जाते हैं कंप्लीट। 14 इसमें पाए जाते हैं और 14 ही इसमें पाए जाते हैं। टोटल 28 जो है हमारे ये F ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। F ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट है भैया, टोटल एलिमेंट जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो कितने आते हैं भाई? 28 आते हैं। क्या आते हैं भैया? 28। तो ये जो ब्लॉक बना आपका, ये कौन सा ब्लॉक हुआ? ये F ब्लॉक हुआ। कौन सा ब्लॉक हुआ मेरे भैया? ये F ब्लॉक हो गया। F ब्लॉक हो गया। तो F ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती है। लेंथेनाइड जो होती है हमारी 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होके 71 पे जाके खत्म होती है। एक्टिनाइड 90 एटॉमिक नंबर से लेकर के 103 पर जाकर के खत्म होती है। टोटल F ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं 28। कितने तत्व हो जाते हैं? 28 होते हैं। ये याद करना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। ये जो 28 तत्व होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आंतरिक संक्रमण धातु के नाम से इनको आप लोग जानते हैं। आंतरिक संक्रमण धातु के नाम से इनको आप लोग जानते हैं। सही आंसर आपका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या आंसर सही जा रहा है मेरे भाई? डी इज द करेक्ट हियर। क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी भी परमाणु के वाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफी इजी सा प्रश्न है जिसको सभी लोग कर देंगे। तो कोई भी अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कितनी भर सकते हैं उसमें भैया? 8 भर सकते हैं। कितनी भर सकते हैं? 8 से ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते। इतनी सी बात आपको याद रखनी है।
चलो एक पॉइंट और लिख देता हूं यहाँ पर। परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु के वाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजन क्षमता बोला जाता है। संयोजन क्षमता बोला जाता है। संयोजन क्षमता बोला जाता है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि संयोजन क्षमता किसे बोलते हैं मेरे भाई। तो जो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी को हम लोग संयोजन क्षमता के नाम से भी जान लेते हैं। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कथाएं नहीं है, आपको छोटी सी बात याद हो गई, यहाँ से बात पता चल गई। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी बच्चों का हालांकि आंसर भी सही गया है। चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक रूप से अक्रिय गैस, मतलब इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आंसर करके बताएंगे फटाफट से मेरे भैया, कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। देखो अक्रिय गैस की अगर मैं बात करता हूं तो जो इनर्ट गैस होती है हमारी, क्या होती है भैया, इनर्ट गैसेस जो होती हैं, ये इनर्ट गैसेस जो है आवर्त सारणी के किसमें आती है मेरे भाई, तो ये 18वें समूह की होती है। किसमें भैया, 18वें समूह में ये पाई जाती हैं। 18वें समूह में होती हैं, ये याद रखेंगे। किसमें होती हैं, 18वें वर्ग में देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा अक्रिय गैसों की अगर मैं बात करता हूं, इनके उदाहरण क्या है, जैसे कि आपका हीलियम, पहला क्या हो जाएगा भैया आपका हीलियम हो जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो नियोन हो जाएगा भैया। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन। और चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो क्रिप्टॉन हो जाएगा, कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवे की बात करता हूं तो जीनोन हो जाएगा। और छठवें की बात करता हूं तो रेडॉन हो जाएगा। और सातवें की बात करता हूं तो कुछ नहीं होगा। तो उदाहरण में क्या मिला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, अब ये जो रेडॉन होता है हमारा, इसको छोड़ दो, बाकी सभी अक्रिय गैस जो है हमारे वायुमंडल में मौजूद होती हैं। मैंने क्या कहा, इसे छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद होती हैं, वायुमंडल में मौजूद होती हैं। ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो एक और चीज आपको बतानी है, एक रासायनिक रूप से अक्रिय गैस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी भैया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये रासायनिक रूप से हमारी अक्रिय गैस में नहीं आती है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है भैया, जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। कितना होगा, 8 होता है। और ये अक्रिय गैस के अंतर्गत नहीं आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना मानेंगे, 8 मानेंगे। और आवर्त सारणी के ये चारकोल समूह के अंतर्गत अगर देखें तो 16वें समूह का क्या माना जाता है भैया, 16 का ये सदस्य माना जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ये प्रश्न बने तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 8 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 8, और प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन भी कितने होते हैं भैया, 8 होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही 8 आएंगे। आंसर आपका डी यहाँ करेक्ट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, धातु तत्व की बात कर रहा है, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या होगा, तो पहला धातु तत्व की बात कर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या होता है, देखो एक होता है नॉन मेटालिक एलिमेंट। जो नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अगर मैं नॉन मेटालिक एलिमेंट की बात करता हूं
नॉन मेटालिक एलिमेंट। नॉन मेटालिक एलिमेंट जो होता है हमारा वो क्या होगा, वो आप सभी लोग जानते हैं कि हीलियम होता है, सॉरी हाइड्रोजन। क्या होता है भैया, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है ये नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि मेटालिक एलिमेंट की बात कर रहा है। तो ये मेटालिक एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, लिथियम। क्या हो जाएगा भैया, लिथियम हो जाएगा। Li से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, हाइड्रोजन को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है धातुक तत्व की बात कर रहा है, तो लिथियम आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। काफ़ी बच्चे हाइड्रोजन लगा गए। हाइड्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटालिक होता है, ये मतलब अधातु पहला तत्व होता है। हाइड्रोजन कैसा होगा, अधातुविक पहला तत्व होगा आवर्त सारणी का। लेकिन जो धातुविक तत्व होता है वो कौन सा होता है हमारा, लिथियम होता है मेरे भाई, लिथियम। और अधातुविक की बात करता, अधातुविक पहला तत्व तो ये होता आपका हाइड्रोजन, है ना। और धातुविक की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम। सही आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट था। अगला प्रश्न देखो भाई, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आंसर करके बताओ जल्दी से फटाफट से। अच्छा एक बात बताओ, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, इसका एटॉमिक जो नंबर होगा वो कितना होगा, 13 होगा। जब इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो भैया ये पी ब्लॉक में आता है, ये भी आपको पता है। ये ब्लॉक किस में आता है, पी ब्लॉक का तत्व होता है। ये किसका होता है, पी ब्लॉक का तत्व है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, और जब इसमें क्या है, जब एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 13 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई इसमें, वो भी 13 ही हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा इसका, वो भी 13 ही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या जा रहा है आपका, 13। 13 इज द करेक्ट हियर। तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर जाएगा मेरे भैया, वो 13 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 इज द करेक्ट। आगे बढ़ें क्या, चलो अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है। गलनांक की बात कर रहा है, मतलब मेल्टिंग की बात कर रहा है, तो न्यूनतम किसका है, इनमें से बताना है कि इनमें से न्यूनतम किसका है। भाई जल्दी से फटाफट से आंसर करके बताइएगा, फटाफट। देखो ऐसी धातुएं जो जल से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं उन्हें क्षार धातु कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। और ऐसी धातुएं जो क्षार धातुएं होती हैं, ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है। अब क्षार धातुएं जो होती है ना, ये आवर्त सारणी के प्रथम समूह में आती हैं, ये भी बात आपको पता होगी भैया। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में आती हैं, सॉरी ये कहां पर आएंगी, प्रथम वर्ग में आती हैं। तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है ना, जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग के तत्वों की अगर मैं बात करता हूं, तत्व जो होते हैं ना भैया, इनको ही आप लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को आप लोग क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं। एक तरीके से हम लोग ये भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं मेरे भैया। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रूबिडियम होता है, सीजियम होता है, और एक और होगा फ्रांसियम। तो यहाँ पर ये सारे के सारे होंगे, सोडियम होगा और पोटेशियम होगा और भैया रूबिडियम होगा और आपका सीजियम होगा और आपका फ्रांसियम होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आवर्त सारणी के अंतर्गत आने वाले पहले के तत्व होते हैं, और इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। अब यहां पूछ रहा है कि इनमें से निम्नतम गलनांक किसका है। तो न्यूनतम गलनांक की अगर हम बात करें तो प्रथम वर्ग में जब आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जब आप प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध जो है वो दुर्बल हो जाता है। मतलब प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध क्या है, कमजोर होगा और गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक बंध कमजोर होता है तथा गलनांक व क्वथनांक, यहां लिख रहा हूं मैं, कमजोर होता है तथा गलनांक व क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर। अब ऊपर से नीचे कौन सा आ रहा है भाई? तो सीजियम आपको लास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो सीजियम का क्या होगा भाई? गलनांक क्वथनांक कम होगा, धात्विक बंधता इसकी कम होगी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी। इसीलिए आपका जो सही जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? इतना सही बताओ फटाफट से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बातें कम करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। रेडॉन एक है अक्रिय गैस है, एक कृत्रिम रेशा है, एक विस्फोटक पदार्थ है, एक धातु है भाई। आंसर करके बताओ रेडॉन क्या है। ठीक है, जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेडॉन होता है ये हमारे 18वें वर्ग के तत्व में आता है। ये 18वें वर्ग का तत्व होता है, ये बात पता है कि नहीं? ये 18वें वर्ग का तत्व होता है, 18वें वर्ग का तत्व होता है। ये वाली बात आपको पता है कि नहीं? बिल्कुल पता होगी। और जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं मेरे भाई, उनको आप लोग किस नाम से जानेंगे? तो उनको आप लोग जानते हैं मेरे भैया उत्कृष्ट गैस के नाम से। इस वर्ग को आप किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। इन्हीं को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इन्हीं को मेरे भैया आप लोग किस नाम से जानेंगे? दुर्बल गैस के नाम से जानेंगे, दुर्लभ गैस के नाम से जानेंगे। और इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एक अक्रिय गैस के नाम से इसको हम जानेंगे। और ये क्या है? एक मतलब अत्यंत कम यौगिक बनाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यह अत्यंत कम यौगिक बनाती है, अत्यंत कम यौगिक बनाती है। आंसर क्या जा रहा है भाई आपका सही यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। और वो सारे नाम आपको पता ही होगा कि हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सारी होती हैं। अभी मैंने नाम भी इसके लिखे थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आओ कि निम्नलिखित में से तावे का प्रतीक चिन्ह है। इतना इजी सा प्रश्न कैसे पूछ लिया? तावे के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो देखो CO जो होता है ना, ये कोबाल्ट का होता है। किसका? ये कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट का है। ठीक है भाई। Cu जो होता है ये कॉपर का होता है, कॉपर का। C होता है भैया ये कार्बन का होता है। Ca होता है, ये आपको बताना पड़ेगा किसका होता है मेरे भाई, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, कॉपर का मतलब तांबा है ना, यही तांबा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ये कैल्शियम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? पूछा क्या जा रहा है? तांबे का प्रतीक चिन्ह। तो Cu कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा। कोई समस्या? आ जाओ अगला प्रश्न देखेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते? अभी मैंने इसी क्लास को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई? मैंने ये बताया था कि निम्नलिखित में से जो F ब्लॉक जो तत्व होता है, F ब्लॉक, अगर F ब्लॉक के तत्व की बात अगर आप लोग करें तो F ब्लॉक में क्या होता है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती है। लेंथेनाइड सीरीज आती है और कौन सी आती है भैया? एक्टिनाइड सीरीज आती है। और इन दोनों को जब हम लोगों ने बताया था तो इन दोनों को ही हम लोग आंतरिक
संक्रमण तत्व के नाम से जान रहे थे, तो याद होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाना चाहिए। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करें और इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। निम्नलिखित में से वह तत्व बताइए जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या 12 है। तो आप लोगों को ये होमवर्क दिया जाता है और इस होमवर्क को आप लोग घर से करके लाइएगा। घर से इन द सेंस आपको ऑफलाइन कमेंट में क्या करना है, कमेंट करना है कि सर आपके इस क्वेश्चन का 20 वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास के जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी चीज़ें आपको नई नई मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें आपने समझी होंगी और काफ़ी कंटेंट को आप लोगों ने इस वाले टॉपिक से कवर भी किया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खाते पीते मुस्कुराते रहिएगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। क्लास का फीडबैक आपको अवश्य देना है मेरे भाई कि कैसा क्लास लगा और कैसा क्लास के क्वेश्चंस लगे। बाकी का आप सभी लोग इसी प्रकार मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।